हेलो एवरीवन। क्या आपने भी अभी तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट को टच भी नहीं किया है और फैमिस का एग्ज़ाम भी है? तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम इसी सब्जेक्ट का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें मैं आपको 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो हर साल काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। मैं हूं स्नेहा और आज की हम वीडियो में करने वाले हैं भारत में लोक प्रशासन का सब्जेक्ट यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जो कि हमारे DU सोल के BA प्रोग्राम एंड BA ऑनर स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। और डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किए गए हैं बच्चों। तो टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, इसलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फाइनल वेपन सेशन। अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी भी यहीं पे होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रशासन की औपनिवेशिक विरासत यानी कि कॉलोनियल लेगेसी और वर्तमान प्रशासनिक ढांचे पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। यानी कि हमें ये बताना है कि पुराने कॉलोनियल टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसका आज के हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो हमें बताना है। सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या रहेगा। भारतीय प्रशासनिक प्रणाली रातों रात नहीं बनी, बल्कि यह सदियों के विकास का परिणाम है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कानून व्यवस्था और राजस्व संग्रह के लिए आधुनिक ढांचे की नींव रखी। यानी कि जो आज के टाइम पे हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखते हैं वो ऐसा नहीं है कि एक ही रात में बन गया, बल्कि काफ़ी सारे टाइम लगा है। इसमें कई सारी सेंचुरीज का एवोल्यूशन होने के बाद हमें आज का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखने को मिलता है। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था अपने टाइम पे, जो हम आज के टाइम पे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखते हैं उसके लिए क्या क्या लॉज होंगे, क्या ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा, रेवेन्यू कलेक्शन कैसा क्या होगा, उसका सारा बेस जो है वो कॉलोनियल यानी ब्रिटिश ने तैयार कर दिया था। मुख्य भाग देखते हैं कि हमें क्या इम्पैक्ट आज भी हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर देखने को मिलता है। पहला है केंद्रीकृत प्राधिकरण यानी कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। अंग्रेजों ने एक अत्यधिक केंद्रीकृत प्रणाली शुरू की जहां शक्ति गवर्नर जनरल से नीचे जिलों तक बहती थी। यानी कि ब्रिटिश ने अपने टाइम पे क्या किया, एक हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम चालू कर दिया। उसमें क्या था कि जो गवर्नर जनरल होता था उसके पास उसके बाद पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, बट ये जो गवर्नर के अंडर जितने भी लोग होते थे, जितनी भी नीचे पोस्ट होती थी, वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स नहीं बना पाती थी। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती थी वो सारी की सारी ऊपर से आती थी। और यही सिस्टम हमें आज भी देखने को मिलता है कि हमारी जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड है, कि सेंटर देन स्टेट देन डिस्ट्रिक्ट। और दूसरा है हमारा अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज। ब्रिटिश ने अपने टाइम पे जो है ICS को इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम जो है स्टील फ्रेम के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसमें क्या था कि जितनी भी पावर होगी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया जाएगा, वो ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस, ICS हमारा क्या है, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, ये ब्रिटिश ने अपने टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था। इनका काम था कि जो भी इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहेगा वो ये करेगा, ICS करेगा, जिसे आज के टाइम पे हम IAS यानी कि ऑल इंडिया सर्विस के नाम से जानते हैं। इसको उस टाइम पे हम जो है स्टील फ्रेम के नाम से कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ब्रिटिश का जो कंट्रोल था उसको मजबूत बनाता था ये ICS इंट्रोड्यूस। इसका काम होता था कि ये रेवेन्यू को कलेक्ट करे, टैक्स कलेक्शन में इसका काम होता था। तो दूसरा है हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज। ब्रिटिश ने अपने टाइम पे ICS को इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम स्टील फ्रेम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश के जो कंट्रोल था उसको स्ट्रॉन्ग बनाता था। तो इसीलिए हम इसको जो है स्टील फ्रेम के नाम से जानते हैं। इसका मेन काम ये होता था कि ये स्टेबिलिटी बना के रखे कंट्री में और रेवेन्यू कलेक्शन का काम करे। तीसरा है जिला प्रशासन यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जिला कलेक्टर का पद जिला प्रमुख के रूप में बनाया गया था, जो व्यवस्था आज भी भारत में चल रही है। यानी कि ब्रिटिश ने अपने टाइम पे एक पोस्ट इंट्रोड्यूस की थी जिसको हम कलेक्टर के नाम से जानते हैं आज के टाइम पे भी। ठीक है, कलेक्टर कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, उसको हम कलेक्टर कहते हैं। ये ब्रिटिश ने अपने टाइम पे ही इंट्रोड्यूस कर दी थी। इसका काम होता था कि पर्टिकुलर हेड का बॉस होना, उसको सारा एडमिनिस्ट करना, उसका जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो करना, उसमें स्टेबिलिटी बना के रखना। ये सारा का सारा काम एक कलेक्टर का होता था, जो आज के टाइम पे भी हमें देखने को मिलता है, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट। अगला है कानून का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ। आज के टाइम पे हम देखते हैं हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ हमें देखने को मिलता है, यानी कि कानून का राज्य देखने को मिलता है। तो ये जो भी सिस्टम था रूल ऑफ लॉ, ये हमें ब्रिटिश लोगों ने ही दिया है और ये आज के टाइम पे भी हमें कंटिन्यू देखने को मिलता है। क्योंकि ब्रिटिश ने अपने टाइम पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार्ट करी थी, जैसे कि IPC हो गया या CRPC हो गया। ठीक है, IC क्या है? इंडियन पैनल कोड है। इसमें क्या होता था, जितने भी क्राइम्स होते थे उसके रूल्स लिखे होते थे कि क्या क्या क्राइम्स हो सकते हैं, उनकी क्या क्या पनिशमेंट्स हो सकती है, वो इंडियन पैनल कोड में लिखा हुआ था। आगे है CRPS। ये क्या था हमारा? ये था हमारा क्राइम प्रोसीजर कोड। इसमें क्या होता था कि जो भी गवर्नमेंट के पास कोई केस आता है तो उसकी क्या पनिशमेंट्स होगी, कैसे वो चलेगा, कैसे हैंडल किया जाएगा, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं CRPC में लिखे हुए। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश ने अपने टाइम पे कानून का शासन लाया था, रूल ऑफ लॉ लाया था, जो आज के टाइम पे भी हमें कंटिन्यू देखने को मिलता है। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, ब्रिटिश ने जो रूल्स ऑफ लॉ लेके आए थे वो लेके आए थे कंट्रोल बनाने के लिए। ठीक है, वो जैसा चाहते थे वो रूल लेके आते थे। इवन हम ये कह सकते हैं कि जो रूल्स उन्होंने बनाए थे वो भी रूल्स जो है रूल्स के अंडर होते थे, कि कैसे फॉलो किए जाएंगे, उनके भी रूल्स होते थे।
अगला है सचिवालय प्रणाली यानी कि सेक्रेटेरिएट सिस्टम। इसमें क्या होता था, सरकारी कार्यालयों में पदानुक्रम और फाइल वर्क की अवधारणा अंग्रेजों की देन है ताकि दस्तावेजी सुनिश्चित हो सके। सेक्रेटेरिएट सिस्टम यानी कि आज के टाइम पे जो भी हमें फाइल वर्क और हायरार्की देखने को मिलती है वो ब्रिटिश सिस्टम का ही देन है, ठीक है। लाइक पुराने टाइम पे क्या होता था, ब्रिटिश टाइम पे उन्होंने जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज चालू करी थी उसका मेन काम क्या होता था कि वो जो भी आगे ऑर्डर्स बताएगी अपनी आगे वाली पोस्ट को, वो फाइल बेस्ड होता था कि ताकि उनके पास जो है रिकॉर्ड भी मेंटेन रहे, ठीक है। और यही सिस्टम हमें आज भी देखने को मिलता है कि जो भी गवर्नमेंट का काम होता है वो प्रॉपर तरीके से फाइल वर्क पे किया जाता है। एट दी एंड निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं, हालांकि औपनिवेशिक प्रणाली नियंत्रण के लिए बनाई गई थी, स्वतंत्रता के बाद भारत ने कुशल ढांचे को बरकरार रखते हुए इसके लक्ष्य को कल्याण में बदल दिया। यानी कि ये जो सिस्टम हमें देखने को मिलता है आज के टाइम पे उसका मेनली इम्पैक्ट हमें ब्रिटिश इम्पैक्ट ही देखने को मिलता है, ठीक है। बट हम ये कह सकते हैं कि जो कॉलोनियल सिस्टम हमें आज भी देखने को मिलता है, ब्रिटिश ने उसको बनाया गया था अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए, जिससे की वजह से वो अपना कंट्रोल जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सके, ठीक है। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके जो भी सिस्टम था उसी को जो है बस उसका एम चेंज कर दिया। ब्रिटिश का एम था कि अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना, और गवर्नमेंट ने इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन, इन्हीं स्ट्रक्चर को जो है वेलफेयर के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया है आज के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत में नागरिक सेवाओं यानी कि सिविल सर्विसेज की संरचना और उनकी भर्ती एवं प्रशिक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या कीजिए। यानी कि हमें ये बताना है हमारे इंडिया में सिविल सर्विसेज के लिए क्या स्ट्रक्चर है और कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग के लिए क्या प्रोविजंस बताए हैं वो हमें बताना है। सबसे पहले प्रस्तावना की बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होगा। नागरिक सेवाएं यानी कि सिविल सर्विसेज सरकार की स्थायी कार्यपालिका हैं। वे विधायिका द्वारा बनाई गई नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। यानी कि हमारे इंडिया में सिविल सर्विसेज जो है वो हमारी गवर्नमेंट का परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव कौन होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लेजिस्लेचर बनाता है उनको इम्प्लीमेंट करवाना, कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लेजिस्लेचर ने दिए हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट किए गए हैं, फॉलो ने अच्छे से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल सर्विस की होती है। तो इसीलिए इसमें ऐसा लिखा गया है कि जो नागरिक सेवाएं हैं वो हमारी सरकार की स्थायी कार्यपालिका यानी कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, क्योंकि उनका काम ये होता है कि लेजिस्लेचर ने जो भी लॉज एंड पॉलिसीज़ बनाई हैं उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना। मेन भाग देखते हैं हम कि क्या प्रोविजंस हैं, कैसे रिक्रूटमेंट किए जाते हैं सिविल सर्विसेज में। सबसे पहला है संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कि किस आर्टिकल में इनके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 308 से 323 नागरिक सेवाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 312 विशेष रूप से अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि IAS, IPS, IOFS का उल्लेख करता है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक सिविल सर्विसेज के बारे में बताया गया है। और स्पेशली अगर हम बात करें हमारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज है जैसे कि IPS, IPS, IAS, IOF, ये सारे आर्टिकल 312 में लिखे गए हैं। अगला है हमारा तटस्थता और निष्पक्षता यानी कि न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी। इसका कहना ये है कि जो सिविल सर्विसेज में जो भी लोग होते हैं उनको न्यूट्रल होकर काम करना होता है और इम्पार्शियलिटी उन्हें शो करनी होती है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि ना इस पार्टी के फेवर में ना उस पार्टी के फेवर में, उन्हें सभी पार्टी को जो है फेयर तरीके से ट्रीट करना होता है, इवन इक्वली बिहेव करना होता है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि पावर में कौन सी गवर्नमेंट है, उनको बस अपना काम करना होता है कि लॉज को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना, किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट ना करना, सबके लिए न्यूट्रल रहना, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इन्हें अपना काम करना होता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, सिविल सेवाओं को बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के काम करना चाहिए, चाहे सत्ता में कोई भी सरकार हो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। सिविल सर्विसेज मस्ट वर्क विदाउट पॉलिटिकल वाइज, सर्विंग विच एवर गवर्नमेंट इज इन पावर विद सेम डेडिकेशन। अगला पॉइंट है हमारा अनामिकता यानी कि एनोनिमिटी। इसमें क्या होता है, एनोनिमिटी का मतलब है कि जो भी सिविल सर्विसेज वाले लोग होते हैं वो बिहाइंड द सीन यानी कि पर्दे के पीछे काम करते हैं। उनका जो नेम होता है वो कभी पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाता। उनका मेन काम जैसे कि हमने देखा कि पॉलिसीज़ का सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना होता है। तो पॉलिसीज़ का जो भी अगर पॉलिसीज़ का गुड इम्पैक्ट है वो सारा रोल मिनिस्टर को जाएगा, पॉलिसीज़ का अगर बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मिनिस्टर को कही जाएगी। इसमें सिविल सर्विसेज वाले मेंबर का जो नेम है वो रिवील नहीं किया जाता। एनोनिमिटी का मतलब यही होता है कि बिना नाम के वे पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। नीतियों का श्रेय या दोष मंत्री को जाता है जबकि सिविल सेवक गुमनाम रहता है। एनोनिमिटी में लिखा गया है कि जो सिविल सर्विस होते हैं वो बिहाइंड द सीन काम करते हैं। जो भी पॉलिसीज़ का क्रेडिट होता है या कहें जो भी ब्लेम देना होता है वो मिनिस्टर को जाता है। सिविल सर्वेंट का जो नाम होता है वो एनोनिमस होता है। आगे है यूपीएससी द्वारा भर्ती, यानी कि जो सिविल सर्विसेज होते हैं उनके रिक्वायरमेंट यूपीएससी के थ्रू की जाती है। यूपीएससी में उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो मेरिट बेस्ड होते हैं और इनका सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट किया जाता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के।
और इनकी जो ट्रेनिंग्स होते हैं या जो डेवलपमेंट होता है आफ्टर सिलेक्शन, इनको जो है प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, फील्ड वर्क इन्हें सिखाया जाता है, पब्लिक से कैसे डीलिंग करनी है वो इन्हें सिखाया जाता है, ताकि ये अपनी लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो निष्कर्ष देखते हैं, हमारा कंक्लूजन क्या है। नागरिक सेवाएं भारत का स्टील फ्रेम है। हालांकि वे राजनीतिक दबाव जैसे चुनौतियों का सामना करती हैं, फिर भी वे भारतीय शासन की रीढ़ बनी हुई है। यानी कि हम जानते हैं हमारी जो सिविल सर्विस है वो हमारे इंडिया का स्टील फ्रेम है एक तरीके से, यानी कि हमारे इंडिया को जो है स्ट्रॉन्ग बनाती है। कैसे? हम जानते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर कितना ज़्यादा होता है, पॉलिटिकल प्रेशर के चैलेंजेस को लेते हुए भी वो हमारी गवर्नेंस को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तरीके से चलाते हैं और स्टेबिलिटी बना के रखते हैं हमारी कंट्री में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने में 73 और 74 संवैधानिक संशोधन अधिनियमों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी कि हमें ये बताना है कि जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी उसकी वजह से हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कैसे एम्पावरमेंट प्रोवाइड किया गया वो हमें बताना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, प्रस्तावना क्या है हमारी। विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता को केंद्र से हटाकर जमीनी स्तर पर लाना। 1992 के 73rd जो ग्रामीण के लिए किया गया था और 74th जो शहरीकरण के लिए किया गया था, संशोधन ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया। यानी कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब की गई थी तो उसकी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिसेंट्रलाइज हो गई थी, यानी कि विकेंद्रीकरण हो गई थी। विकेंद्रीकरण या फिर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को शिफ्ट कर देना, इन शॉर्ट कहें पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, पहले क्या होता था, हमारी जो पावर थी वो हमारी सेंटर के बाद स्टेट लेवल तक ही होती थी। ठीक है, बट ये अमेंडमेंट करने के बाद हमारी पावर सेंटर के बाद स्टेट के बाद लोकल लेवल तक आ गई थी, आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आ गई। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इन अमेंडमेंट्स के बाद जो हमारी पावर है वो डिसेंट्रलाइज हो गई। पावर जो है सेंटर से लेके ग्रास रूट यानी कि लोकल लेवल तक शिफ्ट की गई थी। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में क्या था जो 1992 में की गई थी, उसमें ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी। तो विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है, सत्ता यानी कि जो पावर है उसको केंद्र सेंटर से हटाकर जमीनी स्तर यानी कि लोकल लेवल तक लेकर आना। 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी, 73rd की गई थी रूरल गांव के लिए और 74th की गई थी अर्बन एरिया के लिए। संशोधन ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट इनमें पहले से स्टैब्लिश थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू। अब हम मुख्य भाग देखेंगे, मेन कंटेंट, कि हमें क्या क्या प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए थे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। पहले हमारा त्रिस्तरीय संरचना यानी कि 3 टायर स्ट्रक्चर। इसमें था कि ग्राम पंचायत के बाद हमारी पंचायत समिति के बाद हमारा जिला परिषद। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं 3 टायर स्ट्रक्चर। तो विलेजेस में जो है इन 3 टायर स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी 3 स्ट्रक्चर में। ग्राम पंचायत जो विलेज के लिए होगी, पंचायत समिति जो ब्लॉक के लिए होगी और जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी। इसके बाद इन प्रोविजंस में हमें जो है सामाजिक न्याय भी प्रोवाइड किया गया था, यानी कि सोशल जस्टिस भी हमें देखने को मिला था। सोशल जस्टिस कैसे देखने को मिला था, जो SC/ST मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनको गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई थी ताकि उनको भी लोकल गवर्नेंस में जो है वो पार्टिसिपेशन देखने को मिले। तो सामाजिक न्याय कैसे मिला था हमें, ST एंड SC श्रेणियों के लिए आरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि वंचित वर्गों की स्थानीय शासन में बात सुनी जाए। अगला हमें देखने को मिलता है इन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमें जो है महिलाओं के लिए आरक्षण भी देखने को मिलता है। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC एंड ST को रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई, बल्कि विमेंस को भी इसमें रिजर्वेशंस प्रोवाइड की गई थी। आज के टाइम पे हमें जो है लीडरशिप में भी विमेंस को 33% और कुछ जगहों पे हमें 50% रिजर्वेशन देखने को मिलती है विमेंस के लिए, ताकि हम जो है हमारी विमेन एम्पावरमेंट को भी एनहेंस कर सके। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि 33%, अब कुछ राज्यों में हमें 50% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित दिखती हैं, जिसमें ज़मीनी स्तर पर महिला नेतृत्व को बढ़ावा दिया गया है। अगला है, इन अमेंडमेंट्स की वजह से हमें वित्तीय स्वायत्ता भी देखने को मिलती है, यानी कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी देखने को मिलती है। जब ये अमेंडमेंट की गई तो उसमें ये प्रॉपर तरीके से लिखा गया कि जो रेवेन्यू सिस्टम है वो भी शेयर किया जाएगा स्टेट लेवल से लोकल बॉडीज़ तक, यानी कि स्टेट लेवल को जो भी टैक्स कलेक्शन में मनी प्रोवाइड की जाती है वही डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी कुछ % लोकल लेवल में भी। तो लोकल लेवल को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया गया। अगला है विकास के लिए योजना, यानी कि प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। जो हमारे इसमें लोकल लेवल गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस की गई थी उसको ये राइट भी प्रोवाइड किया गया कि वो अपने एरिया में डेवलपमेंट भी कर सकती है, उसका राइट भी उन्हें प्रोवाइड किया गया। और निष्कर्ष देखते हैं, हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा। इन संशोधनों ने
भारत को दो स्तरीय लोकतंत्र से त्रिस्तरीय लोकतंत्र में बदल दिया, जिससे हर नागरिक विकास का भागीदार बन गया। यानी कि ये जो अमेंडमेंट की गई थी 73rd एंड 74th, कब की गई थी? 1992 में की गई थी। इसकी वजह से हमारे इंडिया का जो स्ट्रक्चर पहले 2 टायर था वो अब 3 टायर हो गया था। यानी कि पहले जो हमारी पावर सेंटर एंड स्टेट लेवल तक बटी हुई थी, वो अब जो है सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बढ़ चुकी थी। जिसकी वजह से जब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, उसकी वजह से ये इंश्योर किया गया कि हर लेवल पर हर सिटीजन को ये राइट मिले कि वो डिसीजन मेकिंग में एंड डेवलपमेंट में अपना पार्टिसिपेशन दे सके। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत की नीति निर्माण प्रक्रिया में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और कैबिनेट सचिवालय की भूमिका और कार्यों की चर्चा कीजिए। यानी कि हमें फंक्शंस एंड रोल्स बताने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, कैबिनेटेरिएट सेक्रेटेरिएट के पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में क्या रोल रहते हैं वो हमें बताना। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखते हैं, इंट्रोडक्शन क्या है हमारा। पीएमओ, तो ये बच्चों ध्यान रखना, पीएमओ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। पीएमओ का मतलब है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ठीक है। तो पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय भारत के दो सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय हैं जो नीतियों का समन्वय करते हैं और शीर्ष नेतृत्व की सहायता करते हैं। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, ये हमारे इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के जो हैं दो हाईएस्ट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं उन पे क्या डिसीजन लिया जाएगा, फाइनल डिसीजन ये दोनों तैयार करते हैं। इवन हमारे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव की अगर हम हाईएस्ट पोस्ट की बात करें तो वो भी ये दो पोस्ट ही एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य भाग, यानी कि मेन कंटेंट हमारा क्या है, कि इनके क्या रोल्स होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं कोई भी जब हम पॉलिसीज़ बनाते हैं। सबसे पहला है प्रधानमंत्री को प्रत्यक्ष सहायता, यानी कि जो पीएमओ प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है और जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, ये क्या करते हैं, हमारे पीएम को डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पीएमओ प्रधानमंत्री को सचिवीय सहायता प्रदान करता है, उनके सभी पत्राचार और कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। यानी कि पीएमओ क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर का ये सपोर्ट सिस्टम होता है। एक तरीके से पीएम के जितने भी मैसेजेस होते हैं, जितने भी मीटिंग्स होती हैं कि पीएम का क्या शेड्यूल रहेगा, क्या रूटीन रहेगा, वो सारा जो है ये पीएमओ डिसाइड करता है। अगला है हमारा नीतिगत समन्वय, यानी कि पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। कैबिनेट सचिवालय यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न मंत्रालय मिलकर काम करें और विभागों के बीच विवादों को सुलझाता है। यानी कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, उसका काम क्या होता है कि जितने भी पॉलिसीज़ लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई गई हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट की जाए। और जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं वो सारे एक तो इसके अंडर आते हैं। ये याद रखो कि जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की गवर्नेंस की जो भी पोस्ट हैं, चाहे वो होम मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर्स है, हेल्थ मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर है, वो सारा हमारे किसके अंडर आते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर आते हैं। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ये भी इंश्योर करता है कि जितने भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो सारे मिनिस्टर्स आपस में जो हैं मिलकर काम करें, और अगर इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो भी जाता है तो वो भी ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट रिजॉल्व करता है। अगला थर्ड काम है इनका कार्यान्वयन की निगरानी, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग। पीएमओ प्रमुख योजनाओं जैसे प्रगति की निगरानी करता है ताकि वह समय पर पूरी हो सके। यानी कि पीएमओ का दूसरा काम ये भी है कि कोई भी अगर स्कीम लाई गई है पीएम के द्वारा, जैसे कि प्रगति हो गया, तो पीएमओ ये इंश्योर करे कि ये पॉलिसी सही तरीके से इम्प्लीमेंट की जाए और इनमें जो भी एजेंडा डिसाइड किया गया है कि इनके क्या क्या इनको काम करना है वो सही तरीके से फुलफिल किया गया है या नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया है तो ये एक्शंस लेती भी है उन पर। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो भी स्कीम्स लाई जाती हैं उनको भी ये मॉनिटर, यानी कि उन पर भी चेकिंग रखती है कि वो सही तरीके से फुलफिल की जा रही है या नहीं की जा रही है। अगर फुलफिल नहीं की जाती तो एक्शन भी ये पीएमओ ले सकता है। अगला काम है कैबिनेट बैठकें, यानी कि कैबिनेट मीटिंग्स। जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है वो पीएम के जितने भी मीटिंग्स होती हैं उनका एजेंडा, उनकी टाइमिंग, उनको रिकॉर्ड करके भी रखता है। यानी कि कैबिनेट सचिव कैबिनेट बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करते हैं और मंत्रियों द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को रिकॉर्ड करते हैं। एजेंडा क्या होता है कि मीटिंग्स में क्या क्या डिसाइड किया गया, क्या क्या डिसाइड किया जाएगा, वो सारे टॉपिक्स डिसाइड करता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि कैबिनेट मीटिंग्स को भी डिसाइड करता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, कि कैबिनेट मीटिंग्स में क्या डिसाइड किया जाएगा, वो सारा टॉपिक्स एजेंडा डिसाइड करता है। और जो डिसीजंस एट दी एंड लिए जाते हैं किसी भी मीटिंग्स में उनको रिकॉर्ड करके रखता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। अगला है केंद्र और राज्यों के बीच कड़ी, यानी कि लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है वो क्या करता है, जो कोई भी नेशनल इश्यूज अगर आ जाते हैं, चाहे वो पेंडेमिक है, फाइनेंशियल इशू है, उन पर जब भी कोई मीटिंग रखनी होती है पीएम और स्टेट के बीच में, पीएम हमारा
प्राइम मिनिस्टर है और स्टेट का जो है हमारा चीफ मिनिस्टर है, इनके बीच में प्रॉपर तरीके से मीटिंग हो, कम्युनिकेशन में कोई रुकावट ना आए, वो सारी फैसिलिटीज़ भी जो है ये पीएमओ देखता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो पीएमओ और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है वो सेंटर और स्टेट के बीच में लिंक का काम भी करता है। निष्कर्ष देखते हैं हम कंक्लूजन में क्या कहेंगे कि जहाँ पीएमओ प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत सहायता प्रणाली है, वही कैबिनेट सचिवालय पूरे मंत्रिमंडल के लिए सहायता प्रणाली, दोनों मिलकर देश का प्रशासन चलाते हैं। यानी कि जैसे कि हमने देखा, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए पर्सनल सपोर्ट सिस्टम का काम करता है, उसका शेड्यूल डिसाइड करता है, उसका रूटीन देखता है, उसको कहाँ कहाँ मीटिंग्स पे जाना है वो सब देखता है। और वहीं जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है वो क्या करता है, जितने भी अदर मिनिस्टर्स के कैबिनेट हैं उन सब का सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर ही, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो या कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हो, वो दोनों मिलकर ही हमारी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा स्मूथली रन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बजट क्या है? भारत में बजट चक्र यानी कि बजटरी साइकिल के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। हमें बताना है कि बजट क्या होता है और बजट को बनाने के लिए क्या क्या स्टेजेस फॉलो किए जाते हैं, जिन्हें इन शॉर्ट हम बजटरी साइकिल कहते हैं, वो हमें बताना। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। यह तैयारी से लेकर कार्यान्वयन तक एक व्यवस्थित चक्र का पालन करता है। यानी कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो आर्टिकल 1112 में हमें बताया गया है बजट के बारे में, जिसमें बजट को प्रॉपर नाम दिया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। और ये जो बजट होता है वो प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन से लेकर लागू करने तक जो है एक प्रॉपर साइकिल मेंटेन करता है, यानी कि एक सिस्टमैटिक तरीके से इसको बनाया जाता है बजट को। इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी कि हम ये स्टेजेस देखते हैं कि कोई भी बजट बनाया कैसे जाता है, बनाने से लेकर उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लागू कैसे किया जाता है, वो प्रोसेस हम देखेंगे। पहला आता है तैयारी का चरण यानी कि प्रिपरेशन स्टेज। इसमें क्या होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है यानी कि वित्त मंत्रालय, बजट विभाग जो होता है वो क्या करता है, सभी मिनिस्टर्स को एक ऑफिशियल ऑर्डर प्रोवाइड करता है कि जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं वो सारा अपना एस्टिमेट एक्सपेंस हमें बता दें कि उनका कितना लगभग खर्चा आ सकता है किसी भी काम के लिए। और फिर जब सारी मिनिस्ट्रीज अपना अंदाजे से लेकर अपना जो खर्चा होता है वो तैयार कर लेती है, उसके बाद कई सारी मीटिंग्स की जाती हैं, कई सारे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, कई सारे सर्वे किए जाते हैं। ये सब करने के बाद फाइनल बजट जो है वो डिसाइड किया जाता है। तो प्रिपरेशन स्टेज में हमने देखा वित्त मंत्रालय जो बजट विभाग होता है वो सभी मंत्रालय को अपने खर्चे का अनुमान लगाने के लिए सर्कुलर भेजता है। उसके बाद महीनों तक बैठकें होती हैं, डेटा संग्रह के बाद जो है अंतिम दस्तावेज यानी कि फाइनल बजट तैयार किया जाता है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट डिवीजन सेंड्स सर्कुलर टू ऑल मिनिस्टर्स टू एस्टिमेट देयर एक्सपेंसेस। आफ्टर मंथ्स ऑफ मीटिंग्स एंड डेटा कलेक्शन द फाइनल डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड। अब आगे प्रिपरेशन के बाद यानी कि तैयारी के बाद जो है इसको संसद में प्रेजेंट किया जाता है। तो अगला स्टेज है हमारा संसद में प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। जब बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जैसे आज के टाइम पे हमारी निर्मला सीतारमन है, वो बजट को प्रेजेंट करती हैं। और इसमें क्या इंक्लूड होता है, उनका बजट स्पीच, यानी कि जब भी वो बजट को इंट्रोड्यूस करती है उसमें अपनी बजट स्पीच भी देती हैं। साथ साथ उन्होंने क्या क्या सर्वे किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स, इकोनॉमिक सर्वेस, सब कुछ इसमें जो है वैलिड होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि वित्त मंत्रालय लोकसभा में बजट पेश करते हैं। इसमें बजट भाषण इंक्लूड होता है और आर्थिक सर्वेक्षण जैसे विभिन्न दस्तावेजों को पटल पर रखना शामिल होता है। इसके बाद पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के बाद क्या होता है, जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसको कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाता है। ठीक है, रोकने के बाद इस बीच क्या जाता है कि जो हमारी डिपार्टमेंटल कमिटीज़ होती हैं वो क्या करती है, जितनी भी मिनिस्ट्री हैं उन्होंने जितना भी अपना खर्चा एस्टिमेट किया है कि उनका ये खर्चा आता है, उस पर प्रॉपर तरीके से जो है चेकिंग की जाती है, सर्वे किए जाते हैं, ताकि कोई भी पैसा, थोड़ा सा भी पैसा वेस्ट ना किया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, विभागीय समितियों द्वारा जांच यानी कि स्क्रूनिटी बाय डिपार्टमेंटल कमिटी। स्क्रूनिटी का मतलब होता है डिटेल में जांच करना। तो सामान्य चर्चा के बाद संसद कुछ हफ्ते के लिए स्थगित हो जाती है। इस दौरान स्थायी जो समितियां होती हैं वो प्रत्येक मंत्रालय का जो अनुदान की मांगे यानी कि जो उनके ग्रांट्स होते हैं कि हमारी इतनी मांगे है, इतनी पैसे की हमारी नीड है, उन सबको विस्तार से जांच करती है।
तो आफ्टर अ जनरल डिस्कशन जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसको एडजर्न कर दिया जाता है, यानी कि रोक दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। और फिर इस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी होती हैं वो जितने भी मिनिस्ट्री ने अपने अपने ग्रांट्स बताई हैं, अपने अपने डिमांड्स बताई हैं कि हमें इतने पैसे की नीड्स है, उसको जो है प्रॉपर तरीके से डिटेल में जांच किया जाता है ताकि वेस्ट ना हो पैसे। अगला स्टेप होता है कि जो डिमांड्स मिनिस्ट्री ने बताई है उसके लिए वोटिंग करवाना। अनुदान की मांगों पर मतदान। लोकसभा मांगों पर मतदान करती है। इन पर मतदान करने की शक्ति केवल लोकसभा के पास है, राज्यसभा केवल उन पर चर्चा करती है। यानी कि जब डिपार्टमेंटल कमेटी जो है स्क्रूनिटी कर लेती है उसके बाद ये जो डिमांड्स होती है उसके लिए वोटिंग की जाती है, यानी कि यस और नो करवाया जाता है कि ये डिमांड जो है इस मिनिस्ट्री ने की है तो इनको इतना पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और ये वोटिंग करने का राइट सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास होता है, राज्यसभा इसमें वोटिंग नहीं दे सकती। वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर सकती है कि इस मिनिस्ट्री को इतना पैसा क्यों चाहिए, कहाँ खर्च करेगी, कितना डेवलपमेंट होगा, उस सब के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि लोकसभा जो है डिमांड जो हर मिनिस्ट्री ने की है उसके ऊपर वोटिंग करती है, और ये वोटिंग का राइट सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास होता है। राज्यसभा वोटिंग में इन्वॉल्व नहीं होती, वो सिर्फ डिस्कशन कर सकती है। अगला लास्ट स्टेप होता है विनियोग और वित्त विधेयक पारित करना, यानी कि अप्रोप्रिएशन ऑफ फाइनेंस बिल। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है पैसे निकालने की परमिशन प्रोवाइड करना। फाइनेंस बिल का मतलब होता है टैक्स रिलेटेड लॉज बनाना। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए विनियोग का मतलब होता है कि पैसे निकालने की अनुमति दे देना। जितने भी मिनिस्ट्री हैं उन्होंने जितना पैसा मांगा है उनको अगर वो डिमांड हाँ कर दी गई है तो वो उनको परमिशन है कि वो पैसे निकाल सकते हैं। और आगे है वित्त विधेयक पारित करना। वित्त विधेयक का मतलब होता है कि जो भी हमारे टैक्स से रिलेटेड लॉज होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, तो डिमांड ग्रांट कराने के बाद विनियोग और वित्त विधेयक पारित करना होता है। मतदान होने के बाद क्या होता है, विनियोग विधेयक यानी कि पैसे निकालने के लिए अनुमति दी जाती है, और वित्त विधेयक यानी कि कराधान के लिए पारित किए जाते हैं। राष्ट्रपति की सहमति के बाद बजट जो है कानूनी रूप ले लेता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, डिमांड्स के बाद जो है अप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अप्रोप्रिएशन का मतलब है कि हर मिनिस्ट्री को जो है पैसा निकालने की अनुमति दे दी जाती है। फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि टैक्स के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाई जाएंगी उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और एक बार प्रेसिडेंट जब हमारे बजट को अप्रूवल प्रोवाइड कर देता है तो हमारा बजट जो है वो लीगल हो जाता है, यानी कि हमारा बजट जो है वो वैलिड हो जाता है। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, बजट चक्र यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा संसद की पूर्व स्वीकृति और निगरानी के बिना एक भी रुपया खर्च ना किया जाए। तो ये जो बजटरी साइकिल फॉलो किया जाता है किसी भी बजट को बनाने के लिए, उसका मेन एम ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी मिनिस्ट्री जो है एक सिंगल रुपए भी वेस्ट ना करे, बिना हमारी पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना और बिना किसी हमारी पार्लियामेंट की निगरानी के बिना एक भी पैसा जो है वो बेफिजूल खर्च ना किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हमारा क्या है। लाइन आइटम बजटिंग, निष्पाद बजटिंग और शून्य आधारित बजटिंग के बीच में अंतर बताइए। यानी कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है लाइन आइटम बजटिंग के बारे में, परफॉर्मेंस बजटिंग के बीच में और जीरो बेस बजटिंग के बीच में। सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं, इंट्रोडक्शन क्या है हमारा। बजट केवल आंकड़ों के बारे में नहीं होता, यह इस बारे में है कि विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धन का आवंटन कैसे किया जाता है। प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब भी हम बजटिंग की बात करते हैं कि बजट तो बना दिया बट अब उसकी बजटिंग करनी है, तो बजटिंग का मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्म्स नहीं होता है कि इतने पैसे यहाँ, इतने पैसे यहाँ, इतने पैसे यहाँ खर्च हो, बल्कि बजटिंग का मतलब होता है कि कोई भी गोल अचीव करने के लिए आपको उस पैसे को अलोकेट करना कि कहाँ कहाँ कितना पैसा यूज़ किया जाएगा। और इन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड्स अपनाए जाते हैं बजटिंग। सबसे पहला है हमारा लाइन आइटम बजटिंग। लाइन आइटम बजटिंग का क्या होता है, ये हमारा सबसे पुराना पारंपरिक तरीका है जहां विशिष्ट मुद्दे जैसे कि वेतन, स्टेशनरी और किराया के लिए पैसा आवंटित किया जाता है। यह क्या हासिल हुआ के बजाय कितना खर्च हुआ पर ध्यान देती है। यानी कि लाइन आइटम बजटिंग जो है हमारा सबसे पुराना और सबसे ट्रेडिशनल मेथड है आज के टाइम का। ठीक है,
इसमें क्या है, जो बजटिंग की जाती है, जो स्पेसिफिक आइटम्स होते हैं जैसे कि सैलरीज देना, स्टेशनरी का सामान, रेंट प्रोवाइड करवाना, ये सारा इसमें अलोकेट किया जाता है। और बल्कि इसमें ये नहीं पूछा जाता कि आपने क्या हासिल किया ये सारे पैसे लेने के बाद, कि रिजल्ट कैसा रहा, ये नहीं पूछा जाता। इसमें बस ये पूछा जाता है कि आपने कितना खर्च किया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इसका मेन फोकस क्या होता है, हाउ मच पर फोकस होता है कि कितना खर्च हुआ, बल्कि इसकी बजाय कि आपने रिजल्ट क्या अचीव किया, तो क्या हासिल हुआ की बजाय ये कितना खर्च हुआ पर ध्यान देता है। दूसरा है हमारा निष्पादन बजटिंग, यानी कि परफॉर्मेंस बजटिंग। इसमें क्या होता है, दक्षता लाने के लिए शुरू की गई वह विधि फंड को विशिष्ट परिणामों से जोड़ती है। यह पूछता है, यदि हम शिक्षा पर 100 करोड़ खर्च करते हैं तो साक्षरता दर में कितना सुधार होगा। परफॉर्मेंस बजटिंग, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि अगर आपको कोई अमाउंट प्रोवाइड किया गया है तो उसके बेस पे क्या परफॉर्मेंस आप लोगों ने प्ले की है, वो इस पे ध्यान दिया जाता है। यानी कि परफॉर्मेंस बजटिंग क्या अपना ध्यान देती है, इफिशिएंसी पर ध्यान देती है। कि मान लो अगर किसी डिपार्टमेंट को 100 करोड़ रुपए दिए गए, अब मान लो स्कूल है, ठीक है, तो एजुकेशन पर जो है उन्होंने बजट में 100 करोड़ की डिमांड की गई थी, 100 करोड़ उन्होंने एजुकेशन पे खर्च किया, तो क्या उसकी वजह से लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ, ये इस पर ध्यान देती है। कि अगर आपको कोई अमाउंट प्रोवाइड किया गया है तो उसकी वजह से क्या परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है, वो ध्यान देती है। अगला थर्ड है हमारा शून्य आधारित बजटिंग, यानी कि जीरो बेस्ड बजटिंग। इस पद्धति में प्रत्येक विभाग को हर साल से पूरे बजट को शून्य से शुरू करके उचित ठहराना पड़ता है। पुरानी परियोजनाओं को स्वस्थ फंड नहीं मिलता। जीरो बेस्ड बजटिंग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जीरो से शुरू करना। इसमें क्या होता है, इस मेथड में मेनली ये फॉलो किया जाता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स ने जितना भी अमाउंट का जो डिमांड की है उसको जो है जीरो बेस्ड से शुरू करना होता है। ठीक है, यानी कि उन्हें जस्टिफिकेशन देनी होती है कि जो उन्होंने अमाउंट बताया वो कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। बेफिजूल खर्चा उन्हें नहीं दिया जाता। ठीक है, और कोई पुराना प्रोजेक्ट है उसके लिए अगर वो वापस से फंड की डिमांड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिनाई कर दी जाती है। उनसे ये सवाल किया जाता है कि जो पुराना आपका प्रोजेक्ट है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्या वो यूज़फुल है या यूज़फुल नहीं है। तो ये होती है हमारी ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। इसके बाद हमारी आती है परिणाम बजटिंग, यानी कि आउटकम बजटिंग। यह भारत में उपयोग किए जाने वाले प्रदर्शन बजटिंग का एक उन्नत संस्करण है। यह साल भर खर्च किए गए धन के वास्तविक भौतिक प्रभाव की निगरानी करता है। यानी कि जो हमने परफॉर्मेंस बजटिंग पढ़ी थी ना, उसी का एक तरीके से एडवांस लेवल है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस किए जाते हैं कि हमने अगर आपको एजुकेशन पे 100 करोड़ खर्च करने के लिए पैसे दिए थे तो क्या उससे लिटरेसी रेट इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ। आउटकम बजटिंग में क्या होता है, इसमें प्रॉपर तरीके से ये देखा जाता है कि जो पैसा हमने साल भर आपको दिया था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है रूरल एरियाज पर, लोकल लेवल तक उसका क्या इम्पैक्ट हमें देखने को पड़ा है, वो आउटकम देखा जाता है इस बजटिंग में। इसके बाद है हमारा जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग, इसमें क्या होता है, यह सुनिश्चित करने का साधन है कि बजट का एक निश्चित हिस्सा विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण की आवंटित किया जाएगा। जेंडर बजटिंग, जैसे कि नाम से है जेंडर, यानी कि स्पेसिफिक जेंडर के लिए अलोकेट किया जाएगा, और वो जेंडर क्या है, विमेंस के लिए अलोकेट किया जाएगा, उनको वेलफेयर इंक्रीज करने के लिए, उनका एम्पावरमेंट करने के लिए। ये होता है जेंडर बजटिंग। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक प्रशासन केवल पैसा खर्च करने, यानी कि लाइन आइटम से हटकर परिणाम प्राप्त करने, जो हमारा निष्पादन और परिणाम वाली बजटिंग की ओर ध्यान देता है, जिससे प्रक्रिया अधिक जवाबदेही बन गई है। यानी कि आज के टाइम पे जो हमारा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो क्या करता है, जो बजटिंग का रूल है वो लाइन आइटम बजटिंग को फॉलो नहीं करता, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा देखा जाता है कि कितना खर्च हुआ। बल्कि आज के टाइम पे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो परफॉर्मेंस और आउटकम बजटिंग पर काम करता है, यानी कि रिजल्ट पर चलता है कि अगर आपको इतना पैसा दिया है तो आपने क्या रिजल्ट लेके आए, क्या अचीव किया, उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। जिसकी वजह से जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं उसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो चुका है, और सारी मिनिस्टर्स अकाउंटेबल हो चुकी हैं कि उन्होंने ये गोल अगर अचीव नहीं किया तो क्यों नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत में ई गवर्नेंस के विशेष संदर्भ में लोक प्रशासन पर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव की चर्चा कीजिए। यानी कि हमें ये बताना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ई गवर्नेंस आया है उसकी वजह से हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो हमें बताना है। सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या रहेगा हमारा। प्रस्तावना,
ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकारी सेवाओं को आदान प्रदान करने, सूचनाओं के आदान प्रदान और विभिन्न प्रणालियों को जोड़ने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। यानी कि ई गवर्नेंस एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना हो गया, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को जोड़ना हो गया, वो सारे किए जाते हैं। तो ई गवर्नेंस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू डिलीवर गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेट वेरियस स्टैंड अलोन सिस्टम्स। इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो हम देखते हैं। सबसे पहला है दक्षता और गति, यानी कि जब से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में ई गवर्नेंस आया है उसकी वजह से जितने भी काम है वो उनमें काफ़ी ज़्यादा इफ़िशियंसी और स्पीड आ चुकी है। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कम टाइम में अच्छा काम करना। तो ई गवर्नेंस आने की वजह से जितने भी काम हैं उनमें इफ़िशियंसी और स्पीड आ चुकी है, यानी कि डिजिटल फाइलें भौतिक फाइलों की तुलना में तेज़ी से चली जाती हैं और पासपोर्ट या लाइसेंस के आवेदन जिनमें महीनों लगते थे अब दिनों में हो जाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा ई गवर्नेंस आने की वजह से इफ़िशियंसी एंड स्पीड इंक्रीज़ हो गई है। तो जो फिज़िकल नोट्स या फिज़िकल फाइल्स जितना भी पहले काम होता था, जो ऑफलाइन किया जाता था, वो ई गवर्नेंस की वजह से डिजिटल फाइल्स जो होती हैं वो जल्दी मूव कर पाती हैं, हम एक दूसरे को जल्दी भेज पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पुराने टाइम पे लाइसेंस बनाने का काम हो गया, पासपोर्ट बनाने का काम हो गया, जिसमें महीनों लगते थे, आज के टाइम पे वो 2-3 दिन में हो जाते हैं। और सेकंड हमारा क्या हुआ है इस पे इम्पैक्ट, वो हुआ है पारदर्शिता, यानी कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी भी आई है। फाइलों की ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटल रिकॉर्ड्स भ्रष्टाचार और टेबल के नीचे लेन देन की संभावना को कम करते हैं। यानी कि अब कोई भी काम होता है वो फाइल हमें एक दूसरे को भेजनी होती है ऑफिसर्स में, तो क्या होता है ऑनलाइन ट्रैकिंग कि हम फाइल को ट्रैक कर पाते हैं कि किस मिनिस्टर तक वो अभी तक पहुंची है। और डिजिटल रिकॉर्ड्स की वजह से क्या हुआ है, जो करप्शन होता था वो कम हो गया है और जो अंडर द टेबल काम किए जाते थे वो कम हो गया। अब सब कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंसी से और क्लैरिटी के साथ किया जाता है क्योंकि इसमें रिकॉर्ड होता है। ई गवर्नेंस की वजह से जो है एक्सेसिबिलिटी भी आई है, यानी कि सब लोगों की पहुंच भी इसमें इंक्रीज हो गई है। उमंग या डिजिटल इंडिया जैसे सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को अपने मोबाइल फोन से सरकारी योजनाओं तक पहुंचने की अनुमति देती है। यानी कि जो हम आज के टाइम पे सर्विसेज देखते हैं गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की है, जैसे कि उमंग ऐप हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, इसकी वजह से अर्बन तो इसमें एक्सेस प्रोवाइड करते ही हैं, बल्कि जो रूरल एरियाज़ हैं उनके जो लोग होते हैं उनको भी गवर्नमेंट स्कीम्स के जो बेनिफिट्स है उनको उठाने का मौका मिल रहा है। इसके बाद हमारे ई गवर्नेंस की वजह से क्या हुआ, लागत में कमी आई है, यानी कि कॉस्ट भी रिडक्ट हुआ है। जो फिजूल खर्चा होता था वो भी कम हो गया हमारी गवर्नमेंट का। कैसे, कागजी कार्रवाई और भौतिक भंडारण में भरी कमाई से सरकार के हजारों करोड़ रुपए बचते हैं। यानी कि पेपर वर्क कम हो गया है, तो जो भी पेपर वर्क पे या फिजिकल स्टोरेज में जो हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे वो अब कम हो गए हैं। सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो फोन इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ काम किए जाते हैं। आगे है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें क्या हुआ है, पैसे सीधे गरीबों के बैंक खाते में भेजा जाता है, जिससे जो बिचौली होते हैं या सिस्टम में होने वाली जो लीकेज होती है वो खत्म हो गई है। डिजिटल की वजह से क्या हुआ है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया है। जो भी मनी ट्रांसफ़र की जाती है, सैलरीज हो गया, जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती है, वो डायरेक्ट गरीब के अकाउंट में जाते हैं। जो मिडल मैन होते हैं, जो बीच में पैसा खा जाते हैं या जिससे पैसा लीक हो जाता है, वो सारा सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है। ख़त्म तो कहीं नहीं हुआ होगा, बट मे भी कह सकते हैं कि वो कम हो चुका है अब। लास्ट है हमारा जवाबदेही, यानी कि अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई है। डिजिटल हस्ताक्षर और टाइम स्टैम्प से यह पहचानना आसान हो जाता है कि कौन सा अधिकारी किस विशेष कार्य में देरी कर रहा है। यानी कि आज के टाइम पे जो डिजिटल स्ट्रक्चर है और टाइम स्टैम्प है, उसकी वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कोई फाइल कितने टाइम तक किसी ऑफिसर के पास है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा मिनिस्टर जो है काम में देरी कर रहा है। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं, ई गवर्नेंस ने प्रशासन का ध्यान सरकार केंद्रित से नागरिक केंद्रित की ओर स्थानांतरित किया है, जिससे यह अधिक लोकतांत्रिक और उत्तरदायी बन गया है। यानी कि जो गवर्नमेंट का काम है, पुराने टाइम पे क्या होता था, वो गवर्नमेंट सेंट्रिक होता था। गवर्नमेंट में क्या काम चल रहा है, हमने फाइल्स वगैरह अगर बनाने को दी है, लाइक लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, वो सिर्फ गवर्नमेंट तक ही लिमिट होता था, हमें नहीं पता होता था कि कैसे क्या होता है। बट आज के टाइम पे जब से ई गवर्नेंस आया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है, हम जो लोकल पीपल हैं, हम जो सिटीजन्स हैं, हमें भी ये एक्सेसिबिलिटी मिल गई है किसी भी काम को जानने की, गवर्नमेंट कैसा क्या काम कर रही है। ठीक है।
तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ई गवर्नेंस आने की वजह से जो पहले काम गवर्नमेंट सेंट्रिक होता था अब सिटीजन सेंट्रिक हो चुका है, जिसकी वजह से जितना भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो चुका है और रिस्पॉन्सिव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, समाज कल्याण प्रशासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और भारत में किसी एक प्रमुख समाज कल्याण कार्यक्रम जैसे मनरेगा और आरटीआई की चर्चा कीजिए। In English, question number 8 is explain the concept of social welfare administration and discuss any one major social welfare program in India like मनरेगा और आरटीआई। यानी कि हमें बताना है हमारे इंडिया में सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, उस कॉन्सेप्ट को बताना है और कोई भी प्रोग्राम जो अब तक हमारे इंडिया में लागू किया गया है, मेनली इसमें मेंशन किया है मनरेगा और आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे, इंट्रोडक्शन क्या है हमारा कि समाज कल्याण प्रशासन का तात्पर्य समाज के वंचित वर्गों के कल्याण में सुधार लाने के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए संगठित प्रयास से है। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको मेनली फॉर्म इसीलिए किया गया था कि जो हमारी सोसाइटी में मार्जिनलाइज ग्रुप है उनको प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट करना कि वो हमारी सोसाइटी में इक्वल लेवल पर आ सके। ठीक है, अब इनके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो हम बताएंगे। पहला है रोजगार के माध्यम से सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट ने पहला स्टेप ये लिया कि उनको जो है रोजगार प्रदान करके उनकी हेल्प करना। मनरेगा जैसी योजनाएं लाई गई जिसमें 100 दिन के काम की गारंटी दी गई थी, जिससे ग्रामीण गरीब को वित्तीय सुरक्षा मिलती है। यानी कि जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने लेके आई थी लाइक मनरेगा की अगर हम बात करें उसमें ये था कि जो गरीब है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके उनकी हेल्प करना। इसमें था कि आपको जो है 100 दिन का गारंटी का काम प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि जो गरीब के बच्चे हैं उनको फाइनेंशियली सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया था सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसमें यह था यह नागरिकों को सार्वजनिक धन खर्च के बारे में सवाल पूछने का अधिकार देता है, जिससे कल्याणकारी नीतियों में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इन्फॉर्मेशन का राइट होना, तो गवर्नमेंट ने हम सभी को ये भी अलाउ किया कि जो गवर्नमेंट के पास पब्लिक पैसा आता है वो कहाँ स्पेंड किया जा रहा है उसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए कि पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है, क्या डेवलपमेंट किया जा रहा है, वो सवाल भी हम उठा सकते हैं। जिससे की वजह से हमारे गवर्नमेंट में जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी कि जो वेलफेयर फंड आता है वो कहाँ यूज़ किया जा रहा है, कैसे वेलफेयर किया जा रहा है, ये सवाल हम उठा सकते हैं। थर्ड स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया था कमज़ोर समूह पर ध्यान यानी कि फोकस ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स। जो हमारे फोकस वाले ग्रुप्स हैं, जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, जैसे कि SC ST हो गया और विमेन हैं या कहीं हमारे जो ओल्ड मैन होते हैं, उनको अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करवाना, जिससे की वजह से वो हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट में पीछे ना रह जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, यह विशेष रूप से SC ST महिलाएं और बुजुर्ग को लक्षित करता है ताकि वो विकासीय प्रक्रिया में पीछे ना रह जाएं। तो फोकस ऑन वल्नरेबल ग्रुप का मेनली फोकस ये होता है कि जो हमारे रिजर्व्ड ग्रुप्स हैं लाइक SC ST OBC और विमेन है या कहीं ओल्ड मैन एडल्टली लोग हैं, उनको जो है उनका अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट करना ताकि वो हमारी डेवलपमेंट की प्रोसेस में पीछे ना हटे। फिर गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ करना। इसमें ताकि कल्याणकारी प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि उच्च GDP का लाभ समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंचे। यानी कि इस एडमिनिस्ट्रेशन का मेन काम ये था कि ये इंश्योर करे कि अगर हमारी GDP हाई जा रही है तो उसका बेनिफिट हमारे बॉटम वाले लोगों को भी जाए, जो लोकल लेवल पर है उन तक भी बेनिफिट जाए। इन शॉर्ट इनको ये इंश्योर करना था कि अगर हमारी कंट्री की मान लो GDP ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेनिफिट है GDP हाई होने का वो सिर्फ अपर क्लास के लोगों को मिल रहा है। नहीं, GDP हाई होने की वजह से जो लोकल हैं, हमारी जो विलेज के लोग हैं, उन तक भी इसका बेनिफिट जाना चाहिए। समावेशी के बाद गवर्नमेंट का स्टेप था निगरानी और मूल्यांकन करना यानी कि मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। इन कार्यक्रमों का निरंतर सोशल आउटडेटेड यह सुनिश्चित करता है कि फंड वास्तव में इच्छित लाभदायकों तक पहुंच रहा है। मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन का मतलब होता है कि प्रॉपर तरीके से जांच रखना और जो स्कीम्स एंड सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है वो सही लोगों तक पहुंचाना। तो कंटिन्यूअस सोशल ऑडिट्स ऑफ दिस प्रोग्राम्स एंश्योर दैट द फंड्स आर एक्चुअली रीचिंग द इंटेंडेड बेनिफिशरीज। ठीक है, तो सोशल ऑडिट्स का मतलब होता है कि जो लोकल लोग होते हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि स्कीम किन के लिए है, ये बेनिफिट उनको मिलेगा। और जो NGOs होते हैं या के जो ऑफिशियल्स होते हैं ये प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हैं कि जो मिनिस्ट्री है वो इन स्कीम्स को जो है उन्हीं लोगों को दे जो इंटेंडेड
इंटेंडेड बेनिफिशरीज हैं, यानी कि जिनके लिए स्कीम बनाई गई है उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, ये इंश्योर करती है। और लास्ट स्टेप है इनका बुनियादी ढांचे का विकास, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कल्याणकारी योजनाएं अक्सर ग्रामीण सड़कों, तालाबों और स्कूल के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि अब सिंपल सी बात है, अगर हमें जो है डेवलपमेंट करना है या किसी का इम्प्रूवमेंट करना है तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो भी एजुकेटेड हो, उसको प्रॉपर नॉलेज हो। तो इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम ये भी था कि जो हमारी मार्जिनलाइज ग्रुप हैं उनके लिए प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाना, जैसे कि रोड्स बनवाना, पोर्ट्स बनवाना, स्कूल्स बनवाना, जिससे की वजह से जो है लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें मिल सके। अब निष्कर्ष देखते हैं हमारा कि कंक्लूजन क्या होगा। निष्कर्ष है, कल्याण प्रशासन भारतीय राज्य का हृदय है जो कल्याणकारी राज्य के संवैधानिक वादे को पूरा करता है। यानी कि वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हमारे इंडिया का एक तरीके से दिल है, हार्ट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉमिस किया था कि हम हमारी सोसाइटी को जो है एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, उसके प्रॉमिस को फुलफिल करता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारतीय प्रशासन के सामने आज प्रमुख चुनौतियां क्या हैं वो हमें बताना है। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही यानी कि रेड टैपिज्म जैसी समस्याओं से निपटने के लिए क्या सुधार देना चाहेंगे वो हमें बताना है। यानी कि हमें ये बताना है आज के टाइम पे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो हमें बताना है। और करप्शन एंड रेड टैपिज्म को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं या उसे कैसे डील कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ सजेशंस देनी है। सबसे पहले हम हमारा प्रस्तावना देखते हैं, इंट्रोडक्शन क्या होगा। प्रस्तावना में हमारा दिया गया है कि अपने स्टील फ्रेम ढांचे के बावजूद भारतीय प्रशासन को कई प्रणालीगत और व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो राष्ट्र की प्रगति और आम आदमी तक सेवाओं पहुंचने में बाधा डालता है। यानी कि जैसा कि हमने देखा हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वैसे तो अच्छा है, एक स्टील फ्रेम हम कह सकते हैं जो हमारे इंडिया को जो है स्ट्रॉन्ग बनाता है, बट इतना ज़्यादा सिस्टम होने के बावजूद भी इसे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जो हमारे वेलफेयर वाले प्रोग्राम्स होते हैं या डेवलपमेंट वाली सर्विसेज होती हैं वो कॉमन मैन तक नहीं पहुंच पाती। अब वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हम नीचे पढ़ेंगे। पहली प्रॉब्लम है लाल फीताशाही और नौकरशाही की देरी, यानी कि रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेटिक डेली। रेड टेपिज्म या कि लाल फीताशाही का मतलब होता है अननेसेसरी रूल्स को लगाना। जब अननेसेसरी रूल्स लगाएंगे तो जो सरकारी काम होता है वो उसमें तो डिले आएगा ही ना बच्चों। अब फालतू का आपको कोई रूल्स दिया जा रहा है, पेपर वर्क दिया जा रहा है जिसकी कोई नीड ही नहीं है, तो उसकी वजह से सामने वाला काम हमारा डिले होता ही है। तो फर्स्ट चैलेंज यही है कि जो अननेसेसरी रूल्स होते हैं, अननेसेसरी पेपर वर्क जो दिया जाता है, उसकी वजह से जो सरकारी कामकाज होते हैं वो डिले हो जाते हैं। और जो हमारी सरकार होती है उसका फिर ये फेस करना पड़ता है कि जो हमारी सिटीजन्स हैं, जो हमारे बिजनेसेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिले होते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, औपचारिक नियमों और जटिल प्रक्रियाओं का अत्यधिक पालन अक्सर अनावश्यक की देरी का कारण बनता है। फाइलें कई स्तरों से गुजरती हैं जिससे जनता का काम अटक जाता है। तो यही लिखा हुआ है कि जो अननेसेसरी रूल्स लगाए जाते हैं जिससे की वजह से जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, काम करने का कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल नहीं रहता है। ठीक है। और जब फाइल्स में हमें देरी आती है, आज हम भी देखते हैं कि कोई भी हमें सरकारी काम करवाना पड़ता है तो हम पहले से निराश हो जाते हैं कि अब तो डिले होना ही है। ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे सिटीजन्स हो गया, कोई भी हमारा काम हो गया, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और दूसरा चैलेंज फेस करना पड़ता है भ्रष्टाचार और ईमानदारी की कमी, यानी कि करप्शन एंड लैक ऑफ इंटीग्रिटी। अब ये एक बात खुद ही सोचो, जब हमारी सरकार में ईमानदारी होगी तो कोई करप्शन क्यों करेगा। तो करप्शन की वजह क्या है, ईमानदारी की कमी होना। प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा बना हुआ है। यह न केवल सार्वजनिक धन की बर्बादी करता है बल्कि सरकारी संसाधनों के लोग के विश्वास को कम करता है। यानी कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आज के टाइम पे भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग लेवल पर जो है करप्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जो सरकार पब्लिक के लिए फंड लेकर आती है कि ये डेवलपमेंट करेंगे, सिर्फ उसका खर्चा होता है, उसका लीकेज बढ़ जाता है। नहीं, इसके साथ साथ क्या होता है, जो हमारी आम जनता है, हम जो हैं, हमारे भी विश्वास सरकार से उठता चला जाता है कि ये तो करप्शन करेगी, इसमें तो ईमानदारी नहीं है, ये बीच में पैसा खा जाते हैं, ये सब। अगला चैलेंज है राजनीतिक हस्तक्षेप, यानी कि ईमानदार अधिकारियों के बार बार तबादले और राजनीतिक दबाव अक्सर सिविल सेवकों को तटस्थ निर्णय लेने से रोकते हैं। इससे समर्पित अधिकारियों का मनोबल गिर जाता है।
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। यानी कि जो ऑनेस्ट हमारे ऑफिसर्स होते हैं, अब मान लो कि जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा कि करप्शन क्यों बढ़ता जा रहा है, तो कल को अगर आप पॉलिटिक्स में जाओगे तो आप ये ध्यान रखोगे कि आपको ईमानदारी से काम करना है। बट जो हमारे ऑनेस्ट ऑफिसर्स होते हैं ना, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी अदर स्टेट पे, ठीक है। और वो अगर ऑनेस्ट होते भी हैं तो उनकी वजह से उन पर क्या काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है, प्रोसीजर्स उन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो कोई फेयर डिसीजन नहीं ले पाते, ठीक है। और इसी की वजह से जो उनका मनोबल होता है कि ईमानदारी से काम करना, वो गिर जाता है। अगला है परिवर्तन का विरोध, यानी कि रेजिस्टेंस टू चेंज। निचले स्तर के कर्मचारियों में कई तकनीकियों और आधुनिक प्रबंधन तकनीकों को अपनाने के प्रति अक्सर उत्साह की कमी होती है, जिससे ई गवर्नेंस की ओर संक्रमण धीमा हो जाता है। यानी कि ये कहा गया है कि जो हमारे लोकल लेवल पर स्टाफ होते हैं ना, जो हमारे एमटीएस वाले होते हैं, उनमें क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन हमें देखने को नहीं मिलता कि वो टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, वो अप टू डेट रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो आज के टाइम पे हमें डिजिटल इंडिया जैसे ऐप्स हो गए, उमंग ऐप हो गया, या ई गवर्नेंस हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में आया है, उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं हो पाता। अगला चैलेंज उन्हें फेस करना पड़ता है जवाबदेही की कमी, यानी कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या होता है, जो मिनिस्टर्स हैं ना, जो सरकार में काम कर रहे हैं बैठ के, वो अपनी जिम्मेदारी को ही नहीं समझते। कई विभागों में किसी विफलता के लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति पर जिम्मेदारी तय करना कठिन होता है। जवाबदेही के स्पष्ट ढांचे की कमी से कार्यक्षमता प्रभावित होती है। यानी कि कई डिपार्टमेंट से हमें ये देखने को मिलता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई काम की आपको दी गई है, अगर वो काम फेल हो जाता है तो कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि मेरी वजह से ऐसा हुआ या फिर मेरी वजह से ये स्टेप रह गया। तो इसी लैक ऑफ क्लियर अकाउंटेबिलिटी की वजह से जो काम होता है उसमें इनएफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। निष्कर्ष में हम ये कहेंगे कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए लेटरल एंट्री, सख्त भ्रष्टाचार विरोधी कानून और डिजिटल परिवर्तन जैसे प्रशासनिक सुधार आवश्यक हैं, ताकि प्रणाली को अधिक कुशल बनाया जा सके। यानी कि हम ये कहेंगे कि ये जो सारे चैलेंजेस हमने पढ़े हैं, इन चैलेंजेस को कम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में हमें जो है लेटरल एंट्री लाना पड़ेगा, यानी कि स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आने पड़ेंगे ताकि करप्शन कम हो सके। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमें लेके आना पड़ेगा कि हर ऑफिशियल को, चाहे वो अपर लेवल पे है चाहे वो लोअर लेवल पे है, हर स्टाफ को जो है अप टू डेट रहना पड़ेगा। उसको जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे की वजह से जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेही बनाने में नागरिक चार्टर, यानी कि सिटीजन्स चार्टर और सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन के महत्व की चर्चा कीजिए। यानी कि हमें ये बताना है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने में सिटीजन चार्टर और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की क्या रोल रहा है, क्या इंपॉर्टेंस रही है, वो हमें बताना। प्रस्तावना देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है हमारा कि लोकतंत्र में नागरिक ही सर्वोपरि है। इंटरफेस का तात्पर्य है कि प्रशासन लोगों के साथ कैसे बातचीत करता है और उनके प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो सिटीजन होता है वही सबसे ऊपर होता है, वही एक तरीके से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का किंग होता है। और जो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेस का मतलब होता है एक तरीके से कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत करना, इंटरेक्शन करना। उसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम लोगों से कैसे बात करता है और हम लोगों से कैसे इंटरेक्ट करता है। और इसकी वजह से क्या है, जब हम आपस में बात कर पाएंगे कि लोकल लोग जो हैं वो गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं, ताकि वो बता पाए कि उनकी डिमांड्स क्या है और गवर्नमेंट को पता चले कि उनके क्या नीड्स हैं। इसकी वजह से काम में जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी और अकाउंटेबिलिटी आएगी। अब इनकी वजह से क्या क्या हुआ है वो हम देखते हैं। पहला है नागरिक चार्टर, यानी कि सिटीजन्स चार्टर। इसमें क्या हुआ है, यह एक ऐसा दस्तावेज है जहां विभाग अपनी सेवाओं, सीमा समय और शिकायत निवारण तंत्र को सूचीबद्ध करता है। यह नागरिक को अपने अधिकारों की मांग करने के लिए सशक्त बनाता है। सिटीजन्स राइट क्या है बच्चों? सिटीजन्स चार्टर जो है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें जो ऑफिसर्स है, यहाँ के जो डिपार्टमेंट है, वो हमें बताता है कि वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करने में कितना टाइम लगेगा। और आप अपनी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कैसे एड्रेस कर सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे बता सकते हो, वो सारा प्रोसीजर इसमें बताया जाता है। एक तरीके से ये चार्टर जो है हम सिटीजन्स को ये राइट प्रोवाइड करता है कि हम डिमांड कर सकते हैं गवर्नमेंट से। दूसरा है सूचना का अधिकार, जो हमें 2005 में दिया गया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो कब आया था, 2005 में आया था। तो आरटीआई एक क्रांतिकारी उपकरण रहा है।
यह नागरिकों को किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी मांगने की अनुमति देता है, जिससे प्रशासन पारदर्शी बनता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है ये हम सिटीजन्स के लिए। इसमें क्या है, हम सिटीजन्स जो हैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट को लेकर हम सवाल उठा सकते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है और उनको डर भी है कि अगर वो गलत काम करेंगे तो सिटीजन्स पक्का उन पे सवाल उठाएंगे। अगला है सोशल ऑडिट यानी कि सामाजिक आक्षेप। इसमें सोशल ऑडिट हुआ है यानी कि सिटीजन्स जो हैं, लोकल पीपल जो हैं, वो खुद भी ऑडिट कर सकते हैं, खुद भी जांच कर सकते हैं किसी भी काम की। जैसे कि मनरेगा योजनाओं में स्थानीय समुदाय किए गए कार्यों में का ऑडिट करता है यानी कि जांच कर सकता है। नागरिकों की यह सीधी भागीदारी सुनिश्चित करती है कि फंड सही ढंग से खर्च, यानी कि सोशल ऑडिट का मतलब है कि सोशल खुद भी जांच कर सकता है। मनरेगा जैसे स्कीम्स में जो कम्युनिटी है, जो लोकल कम्युनिटी है, वो काम को खुद भी देख सकती है कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। और लोगों की इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमें भी ये पता चलेगा कि जो फंड है वो सही जगह पे प्रोवाइड किया गया है या नहीं किया गया। अगला स्टेप है ई सेवा पोर्टल, यानी कि ई सेवा पोर्टल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिकल, एक तरीके से हमको डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से तकनीक के एकीकरण ने नागरिकों और प्रशासनों के बीच दूरी कम कर दी है, जिससे प्रमाण पत्र और लाइसेंस आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ई सर्विस पोर्टल की वजह से क्या हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल लोगों के बीच में जो गैप था कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कम कर पाते थे, वो इंटरेक्शन जो है आज के टाइम पे बढ़ चुका है। तो जो पहले गैप था कि इंटरेक्शन कम होता था, वो कम हो चुका है। दूसरा, जब से CSCI यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर आया है, ई सेवा पोर्टल की वजह से जो काम होते थे लाइक पासपोर्ट बनवाना, सर्टिफिकेट्स बनवाना, लाइसेंस बनवाना, वो काम काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाते थे। बट आज के टाइम पे इनकी एक्सेसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। कंक्लूजन देखते हैं, हमारा निष्कर्ष क्या है। एक स्वस्थ नागरिक प्रशासन संपर्क सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस की नींव है। यह एक प्रशासक की भूमिका को शासक से बदलकर सुविधा प्रदाता बना देती है। यानी कि एक हेल्दी सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, उसमें क्या होता है, एक ऐसी इंटरेक्शन होती है लोकल पीपल और गवर्नमेंट के बीच में, जिसको हम गुड गवर्नेंस कहते हैं। गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से अपने पब्लिक की नीड्स को समझती है और उनको बिना किसी करप्शन के ईमानदारी से उनको फुलफिल करती है। और जो हमारी पब्लिक है वो भी प्रॉपर तरीके से जांच रखती है कि हाँ, हमारे नीड्स को फुलफिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। वही एक गुड गवर्नेंस है। तो इसीलिए हमें जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का रूल, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का जो रोल है, जब रूलर से हटकर एक फैसिलिटेटर में बदल जाएगा ना, तो अच्छी गवर्नमेंट कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हैं वो टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपके 3 फरवरी एग्जाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया तो ट्रस्ट में आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के डिटेल नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वन शॉट सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी किसी दोस्त की हेल्प कर सकती है तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, ताकि हम मिलकर आपके पूरे एग्ज़ाम सेशन की तैयारी कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।